हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज युवराज और आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में केमिस्ट्री को इस लेवल का बना सकते हो। वी विल टॉक अबाउट कि कैसे सिर्फ 3 महीनों में आप अपनी केमिस्ट्री का स्कोर 80 प्लस ले जा सकते हो। कैसे आप जेईई मेंस 2021 जनवरी अटेम्प्ट में 80 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में फोड़ सकते हो। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार, धमाकेदार। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस बार भी आप लोगों की हेल्प हो जाए इसलिए मैंने बना दिया एक पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री जेईई 2021 कैसे हमें 80 प्लस मार्क्स फोड़ने हैं। इस पे मैंने एक और पहले भी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने जनवरी जेईई 2020 क्या जो जैसे क्वेश्चंस आए थे, किस चैप्टर के किस शिफ्ट्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, उसके भी एक मैंने पीडीएफ बनाई थी, उसकी भी एक वीडियो डाली थी। तो वो पीडीएफ आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ ही ये वाली पीडीएफ भी होगी, तो आप दोनों पीडीएफ देख सकते हो। तो शुरू करते हैं क्लास वाइज वेटेज से। तो ये है जेईई 2020 का एनालिसिस जो मैंने इधर उधर सर्च करके इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए। तो 11th आई हमारी 45.1% और 12th आई 54.9%। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा 12th का पोर्शन रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11th को छोड़ के जा सकते हो। और क्यों चैप्टर कोई भी छोड़ना इस बार, अब से जब से 25 क्वेश्चन आने लगे हैं पर सब्जेक्ट, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। क्यों जेईई अब थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस हो गए हैं अब रादर देन 90 क्वेश्चंस। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। और 12th आपकी होती है 11th पे डिपेंडेंट थोड़ी। जैसे 12th में जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो आप नहीं कर सकते अगर आपको 11th की बेसिक ऑर्गेनिक आपको जीओसी नहीं आता है। मेरे पास एक बच्चे का डाउट आया था कमेंट में, ही वॉज आस्किंग कि 12th की तो मैंने ऑर्गेनिक कर लिया बट 11th की मुझे जीओसी नहीं आती है। तो मैं तभी सरप्राइज था कि अगर आपको 11th की बेसिक जीओसी नहीं आती है तो 12th की ऑर्गेनिक अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आपने 12th की ऑर्गेनिक कैसे कर लिया। तो 11th पे ही कुछ टॉपिक्स डिपेंडेंट होते हैं 12th के लिए भी, इसलिए हमें दोनों करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब परसेंटेज है ये कि इजी, मीडियम, टफ, डिफिकल्टी लेवल क्या था क्वेश्चंस का। अब किसी बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है और किसी टॉपर बच्चे के लिए वही क्वेश्चन इजी हो सकता है। तो ये जो एक क्राइटेरिया, एक जो बेंचमार्क सेट किया है कि इजी था, मीडियम था या टफ था, ये इन अकॉर्डेंस है कि उस बच्चे के जिसकी रैंक 60 to 80,000 के बीच में है, तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया सेटअप है कि उसको उसके पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन इजी है, मीडियम है या टफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आपको स्क्रीन पे पोर्शन दिख रहा होगा कि कौन सा कितने परसेंटेज में आया। ये मतलब ओवरऑल पेपर से एक एनालिसिस निकाला गया है, किसी पर्टिकुलर पेपर की बात नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि फिजिकल का थोड़ा सा डोमिनेंट पोर्शन था हमेशा की तरह, बट अगर आप देखो तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला के जो आपकी परसेंटेज बनती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, इतने परसेंट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 आप बहुत जल्दी सही कर सकते हो। अगर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अपनी टिप्स पे याद है तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। मिनिमम टाइम लगता है और मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। फिजिक्स हो या मैथ्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उसमें सोचना पड़ता है। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी है अगर, तो स्टिल यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, फिर आप उसमें वैल्यूज पुट इन करोगे, फिर कुछ कैलकुलेशन करोगे। बट इनऑर्गेनिक तो ऐसी चीज है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, अगर आपको सब कुछ याद है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर निकाल सकते हो। आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरी एक बात नोट कर लेना, एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर केमिस्ट्री। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला हुआ है, स्ट्रैटेजी वीडियोस में। एनसीईआरटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लिए जेईई मेंस में। उससे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं और बहुत डीप लेवल से क्वेश्चन उठ के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे एस ब्लॉक है 11th क्लास में,
केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में, तो उसमें जो बोरॉन फैमिली है तो उसका जो यूजेस वाला पैराग्राफ होता है वो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं कि इससे तो क्या ही आएगा, ये तो सिर्फ यूजेस हैं, ठीक है आगे चलते हैं, हमने प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बोरॉन फैमिली की तो हमने पढ़ लिया है। बट मेरे टाइम पे ही जनवरी अटेम्प्ट में, और मैंने लास्ट ईयर दिया था 2019 में अपना जेई मेंस, उसमें क्वेश्चन आया था उस यूजेस वाले पैराग्राफ से। उसमें कुछ पूछ रखा था कि दिस एलिमेंट इज यूज इन दिस एंड दिस, जो भी 4 ऑप्शंस थे, तो वो मैं उस टाइम पे नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया था वो यूजेस वाला पैरा कि इससे तो मतलब मैं कितना याद कर लूंगा, बट नहीं, दैट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट। अगर वो मुझे पता होता तो मैं 4 मार्क्स बहुत जल्दी निकाल सकता हूँ। अगर वो मुझे याद होता तो मैं फटाफट उसके मार्क्स ले लेता, बट मैं नहीं ले पाया क्योंकि मुझे याद नहीं था। तो इसलिए अपने जनवरी वाले अटेम्प्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, उससे आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। आपको अपनी रियल पेपर में जो मिस्टेक्स पता चलती है ना, आप मॉक टेस्ट जितने भी दे लो, घर पे प्रैक्टिस कर लो, कोचिंग के प्रैक्टिस दे दो, मॉक टेस्ट दे दो, बट जो एक जनवरी वाला अटेम्प्ट होता है ना मेन, उसमें जो गलतियां होती है उनको अगर आपने पकड़ के काम कर लिया तो अप्रैल का स्कोर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ी थी, उसके बाद दोबारा कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी एनसीईआरटी रट ली, और फिर फाइनली अप्रैल में मैंने सारे क्वेश्चंस करे थे इनऑर्गेनिक के बहुत जल्दी, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं। कुछ होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस, वो कुछ इस एनसीईआरटी से बाहर भी आ गए थे, बट वो बहुत जल्दी हो गए थे जो एनसीईआरटी से आए थे। तो थोड़ा लंबा खींच गया, बट एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे को डेटा मिला कहीं से कि सिंस 2007 जेईई मेंस के जितने भी 46 से 47 पेपर्स हुए हैं, उसमें कौन सा चैप्टर के कितने क्वेश्चंस अभी तक सिंस 2007 से अभी तक आए हैं। तो ये है हमारे पास डेटा। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए लिख दिया है इसमें कि कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं सिंस 2007। तो अब मैं सारा ये दोबारा नहीं बोलूंगा, वो पीडीएफ में देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, मैं जस्ट ऊपर से गो थ्रू करता हूँ। तो फिजिकल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हमारे पास सॉल्यूशन से 50 क्वेश्चंस, और 46 पेपर्स में अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब ऑन एन एवरेज हर पेपर में एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन आया है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, देन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर स्टोशियोमेट्री हो गया, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह। और जबकि आप यहाँ देखोगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम से 33 क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ, और सॉल्यूशन से 50 आए हैं। तो बच्चे इसको लेके रोते रहते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम, मैं मानता हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम मुश्किल चैप्टर है कि हमारा वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बट आप देखो तो उससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। करने हमने सारे चैप्टर हैं, छोड़ना कोई भी नहीं है, बट उससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस और इन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। बट मैं अगेन यहाँ कह रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करने हैं। इनऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं, फेवरेट पार्ट मेरा। इसमें आप देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 88 क्वेश्चंस आए हैं 46 पेपर्स में। तो ऑलमोस्ट हर पेपर में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इसमें से मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम वो जो स्टार्टिंग में होता है सारा कॉन्सेप्ट की क्या प्लेन में है नहीं है, CFT जो भी हमारा सब होता है वो हम सब पढ़ लेते हैं, बट एंड में लास्ट 2 पेज एनसीईआरटी के जिसमें कुछ कंपाउंड्स के यूजेस दिए हुए हैं, उससे भी लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे जेईई मेंस में कि ये कंपाउंड किस में यूज होता है, वो कंपाउंड किस में यूज होता है। तो अगेन हमने पहले भी देखा कि यूजेस से उठ के आया था, अब अगेन यूज से उठ के आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपकी मेंटालिटी को क्रैक करते हैं, उनको पता है कि बच्चे इसको स्किप करते हैं, तो हम इसी से क्वेश्चन देंगे। ऐसे ही मेटलर्जी एक चैप्टर है, उसमें मुझे याद है एनसीईआरटी के 2nd पेज पे ही राइट पेज पे बॉटम में एक बॉक्स बना हुआ था, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जेईई मेंस में उसके अंदर से भी क्वेश्चन आ गया था कि जो भी वो रिसर्च टाइप थी वो किसने करी थी, ऐसा कुछ। तो एनसीईआरटी बार बार ये निकल के आता है कि एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। अब कैसे याद होनी है
कैसे याद करनी है, हमें याद रहे, हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी शॉर्ट में मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाओ और हर थोड़े दिन में, हर 2 या 3 दिन में उसको रिवाइज करते रहो, तभी याद रहेगी, वरना आप एक बार पढ़ लोगे और फिर भूल जाओगे। राइट, आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 88, केमिकल बॉन्डिंग से 60, पी ब्लॉक से 62। तो आप देख रहे हो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पी ब्लॉक एनसीईआरटी में अच्छा खासा 40-50 पेज का चैप्टर है, बट जो है वो है, हमें याद करना है, हमें सब याद करना है। एक बार में याद नहीं होता है तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैंने खुद भी अपने टाइम पे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरी 11th और 12th एटलीस्ट 10 बार पढ़ी थी अपने फाइनल अप्रैल अटेम्प्ट से पहले। तो प्लीज एनसीईआरटी बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। कोई नहीं रोक सकता आपको केमिस्ट्री में 80+ फोड़ने के लिए। ऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे तो जीओसी से आए हैं 33 क्वेश्चंस, वहीं आप देखो बायोमोलिक्यूल्स को 51 क्वेश्चंस। तो जीओसी और बायोमोलिक्यूल्स के बीच में कंपैरिजन देखो। बायोमोलिक्यूल्स मतलब इससे ज्यादा जीओसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ जिसको हम इतनी वर्थ नहीं देते हैं। कुछ बच्चे तो छोड़ भी जाते हैं ऐसे चैप्टर्स को कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स रटने वाले चैप्टर हैं, छोड़ देते हैं। बट नहीं, यहीं पे ये चीज देखे ही आपको ये चीज सीखनी है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो हमें ये चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं, ये तो हमें जरूर ही करके जाने हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा और अगर आपको याद होगा तो फटाफट टिक होगा, फटाफट आपके मार्क्स आपके हाथ में होंगे। ये ज्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं करेंगे। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स इसलिए बोलते हैं कि आपका सबसे कम टाइम लेंगे और सबसे ज्यादा मार्क्स देके जाएंगे, तो इनको हमें अच्छे से करना ही करना है। बायोमोलिक्यूल्स 51, जीओसी 33, बाकी ऑर्गेनिक के आपके चैप्टर्स आप देख सकते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 22, पॉलीमर्स 26 एंड सो ऑन, देख लेना। अगर हम बात करते हैं कि व्हाई 25 क्वेश्चंस पर पेपर हैज मेड जेईई मेंस डिफिकल्ट, तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब 25 क्वेश्चंस हो गए हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश करते हैं। पहले ऐसा होता था, अभी भी होता है कुछ चैप्टर्स में, कि एक ही चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले क्योंकि 30 क्वेश्चंस होते थे, तो अगर आपने वो चैप्टर कर भी रखा है और कोई एक और ऐसा चैप्टर है जिससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको छोड़ देते थे कि ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, इससे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ये मैं कर लूंगा। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 25 क्वेश्चन हो गए हैं तो वो सारे चैप्टर्स को जितना ज्यादा वो सिलेबस को कवर कर सकते हैं वो उतनी ही कोशिश करते हैं। तो अब आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो, स्पेशली केमिस्ट्री में तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो, और मत छोड़ना, मेरी भी यही रिकमेंडेशन है। क्योंकि जितने मार्क्स खींच सकते हो खींच लो केमिस्ट्री में। मैथ्स और फिजिक्स कुछ भी कह लो, कुछ बच्चों के लिए, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिनको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है मैथ्स और फिजिक्स से, बट केमिस्ट्री इजी होती है और हमें मार्क्स से मतलब है। ये जेईई एडवांस नहीं है, हमें किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी मार्क्स है, हमारा एग्रीगेट मार्क्स देखा जाता है। तो केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर लो और अपने मार्क्स ले लो, और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर करके जाओ ताकि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको आउट ऑफ 25, और आपके मार्क्स भी उतने ही ज्यादा अच्छे आए। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ चैप्टर्स इन जेईई 2020। अब डेंसिटी से मेरा क्या मतलब है? डेंसिटी से ये मतलब है कि ऑन एन एवरेज किसी भी एक शिफ्ट में जो एक पेपर हुआ था उसमें किस चैप्टर के ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोऑर्डिनेशन के 2.5 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब कि किसी में 2, किसी में 3। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ कि 25 क्वेश्चंस होने के बावजूद भी या तो 2 या 3 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसी कोई और वीडियो देखने की जरूरत आई गेस नहीं पड़ेगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस 2020 केमिस्ट्री या ऐसी और। आप इसी पीडीएफ को ढंग से एनालाइज कर लोगे, इस वीडियो को ढंग से अगर देख लोगे तो आपके लिए ये सफिशिएंट होगा। आप इसी को रेफर करके देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ज्यादा चैप्टर्स करने इंपॉर्टेंट है और वो सब। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आए 2.5 क्वेश्चन, मतलब किसी पेपर में 2, किसी में 3। केमिकल बॉन्डिंग के भी 1 से ज्यादा क्वेश्चन। ऐसे ही ये केमिकल बॉन्डिंग से आयनिक इक्विलिब्रियम तक हर एक चैप्टर के 1 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। मतलब किसी शिफ्ट में 1 भी आया होगा, बट किसी शिफ्ट में 1 से ज्यादा भी आया है, राइट। अब in organic, questions are not chapter based. We see mixed problems, therefore we don't have to leave any topic. It was just about to give you an idea
Once done, these are easy chapters and will help you boost your score. तो अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि आपने हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स कर लिया तो आपका डायरेक्टली उसका क्वेश्चन आ जाएगा. एक रिएजेंट नहीं होता है, उसमें 2-3 रिएजेंट होते हैं. वो एक मतलब आप कह सकते हो 3-4 रिएक्शन से मिलके एक क्वेश्चन बनता है. तो किसी भी एक चैप्टर का पर्टिकुलरली तो क्वेश्चन आएगा नहीं ऑर्गेनिक में. तो अगर आपने बाकी चैप्टर्स नहीं कर रखे तो आप फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाओगे. तो इसलिए क्वेश्चन ऑर्गेनिक में किसी एक चैप्टर से उठ के नहीं आता है, मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं. It is not the case that if the weightage was low in January, so you can leave that topic. No, मैंने यहाँ पे फिर वही बात मेंशन करी है सेम, कि ये मतलब नहीं है कि किसी चैप्टर की वेटेज कम है तो आप छोड़ दो. नहीं, अब 25 क्वेश्चंस हो गए हैं. केमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है, मैं बार बार सेम चीजें रिपीट कर रहा हूँ, तो हमें कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है. ज्यादा से ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, अब तो सारा सिलेबस करके जाना है केमिस्ट्री का तो, और 80+ मार्क्स फोड़ने हैं. In inorganic, NCERT is the Bible. Learn every line, read it again and again and again. यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया है, NCERT पढ़ लो, उसको अपना भगवान मान लो और सारी याद कर लो. कोई नहीं रोक सकता जेईई मेंस में अच्छा स्कोर फोड़ने से. NCERT बहुत ही क्रूशियल है केमिस्ट्री के लिए, और भी करना है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ NCERT करके चले जाओगे तो 80+ आ जाएंगे, बट NCERT इज अ वेरी मेजर चंक. तो वो जरूर बहुत अच्छे से टिप्स पे याद होनी चाहिए. अब अटेम्प्ट की बात आती है, तो हाउ विल यू अटेम्प्ट? विल यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ? नो. अब ये यहाँ पे आपकी बात आती है आपकी स्ट्रैटेजी की, आपके मेंटल, आपका जो एग्जाम टेम्परामेंट है जो आपने डेवलप किया है, या फिर अब जो आप डेवलप करोगे आने वाले 3 महीनों में, कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. जाते ही पहले क्वेश्चन से शुरू नहीं हो जाना है. जो भी आप सीखोगे, हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं अलग, कि मुझे सारे क्वेश्चंस फटाफट एक बार देख, पहले मुझे इजी करने हैं जो मुझे इजी लगते हैं, फिर उससे थोड़े ऊपर, फिर उससे थोड़े ऊपर. तो सिर्फ पहले क्वेश्चंस को देखते ही स्टार्ट नहीं हो जाना है. टाइम डिवोटेड 30 to 40 मिनट्स. 40 मिनट्स बहुत ज्यादा है केमिस्ट्री के लिए, इससे ऊपर मत जाना. 40 मिनट्स इज द लिमिट. मिनिमम टाइम, मैक्सिमम मार्क्स. All the best. This was today's video. If you like the video, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन कि आपका क्या इनपुट है, क्या आप सोचते हो इस बारे में, और आप अगली कौन सी टॉपिक पर चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना याद से. और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी कर लेना. वहां पे हम डेली मोटिवेशनल कोट्स और वीडियोस और रील्स डालते रहते हैं. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट टिल नाउ. फटाफट 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे करते हैं. यही थी आज की वीडियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.